आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी गारंटी करती है कि आदमी का सर्वाइवल हो जाएगा, खासकर हार्ट अटैक के सिनेरियो में। ये टॉपिक को जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर आदमियों का कॉमन कंसेप्शन क्या होता है, एक नली थी, बंद थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया था, हमने नली खोल दी, नली अब खुल गई है, ब्लड सप्लाई बंद था, ब्लड सप्लाई चालू हो गया, अब सब कुछ ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर अब तकलीफ होती है तो उसमें दोष डॉक्टर का है, सारा ब्लेम डॉक्टर पर आ जाता है कि डॉक्टर ने अच्छा स्टेंट नहीं डाला, अच्छे क्वालिटी का स्टेंट नहीं डाला, अच्छे से स्टेंट नहीं डाला, सावधानी नहीं रखी, कुछ टेक्निकल माथापच्ची हुई होगी, मार डाला, फाड़ डाला और सारी बातें चालू हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने और जानने की ज़रूरत है कि एंजियोप्लास्टी हो जाना वो सक्सेसफुल भले हो जाए, लेकिन इट डज़ नॉट गारंटी कि आदमी का सर्वाइवल 100% हो जाएगा। मृत्यु दर उससे कम हो जाता है, ज़ीरो नहीं हो जाता। मृत्यु दर अगर मैसिव हार्ट अटैक है, बड़ा हार्ट अटैक है, तो जितनी ख़राब कंडीशन है उसके हिसाब से मृत्यु दर डिसाइड होता है। बहुत ख़राब हालत हो तो 30-40% तक भी मृत्यु दर हो सकता है। एंजियोप्लास्टी के बाद वो मृत्यु दर घट के 8-10% पर आ जाता है, ज़ीरो नहीं होता। इस चीज़ को हमें समझने, जानने और पहचानने की ज़रूरत है। इस कॉमन मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर पेशेंट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है उसके बाद जो डेवलप होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते कि ये नली का रिपेयर है, नली में ब्लॉकेज था उसको हमने ठीक कर दिया। मैं अटैक के बाद के एंजियोप्लास्टी की बात कर रहा हूँ, अटैक के पहले वाली एंजियोप्लास्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। उसमें अगर एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो रिस्क 1% से भी कम होता है। अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी अगर होती है तो रिस्क 8 से 10% हो जाता है। ये रिस्क इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम नली को खोल सकते हैं, नली को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जान का खतरा ज़ीरो नहीं कर सकते। जब नली बंद होती है तो 30 मिनट में टिश्यू मरना चालू हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जितना लेट पेशेंट हमारे पास आएगा उतना टिश्यू ऑलरेडी मर चुका होता है। जब जिस पॉइंट पर हम नली को खोलते हैं उससे पहले जो टिश्यू डैमेज हो गया, मर गया, उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। उसके बाद फर्दर और टिश्यू नहीं मरेगा, उसके बाद फर्दर और टिश्यू डैमेज नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो हो गया उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। स्टडीज़ हैव शोन कि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु का चांस 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। इसीलिए अगर किसी पेशेंट में एंजियोप्लास्टी होने में 1 घंटे में हो जाएगा तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वही एंजियोप्लास्टी 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद हो रही है, 4 दिन बाद हो रही है, तो नली भले खुल जाएगी, स्टेंट भले लग जाएगा, फ्लो नली में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि तब तक टिश्यू ऑलरेडी मर चुका होता है और मरे हुए टिश्यू को जिंदा नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या फिर ऐसे केस में एंजियोप्लास्टी करना भी चाहिए? जब टिश्यू मर गया तो करने का फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली गार्डन में पौधा जीवित हो तो पानी देने का मतलब है, मर गया पौधा तो फिर पानी देने का क्या मतलब? तो उसमें ऐसा चक्कर होता है कि जब नली बंद होती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स मर जाते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जो सेल्स मर जाते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करके जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो सेल्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, स्टंड हो जाते हैं, उनको एंजियोप्लास्टी करके उसमें ताकत वापस से आ सकती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन वापस से इम्प्रूवाइज हो सकता है और उसकी वजह से मृत्यु दर कम हो जाता है। यानी कि ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि एंजियोप्लास्टी के बाद जो मृत्यु दर होता है कम होता है वो किस लिए होता है? वो कम इसलिए होता है क्योंकि स्टंट और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम में ताकत फिर से आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन फिर से चालू हो जाता है, हार्ट का हीलिंग भी इंप्रूव हो जाता है। अगर किसी घाव को भरना है तो वहाँ खुराक की ज़रूरत है। अगर आप बीमार हैं तो आपको हीलिंग के लिए क्या चाहिए? अच्छा पोषण तो चाहिए। पोषण नहीं मिलेगा, खुराक नहीं जाएगा तो घाव नहीं भरेगा, इलाज नहीं हो पाएगा, आपकी बीमारी से रिकवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है और साथ में आप उपवास भी कर लेते हैं, आपका खाना पीना बंद कर देते हैं 10 दिन तक के लिए, तो आप डेफिनेटली आपको बीमारी से रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी और आपको कई बार कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी हो जाएगा और कई बार सिंपल वायरल फीवर में भी जान जा सकती है। वैसे ही हार्ट का भी है कि अगर हार्ट को, नली को हमने खोला नहीं तो टिश्यू का हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा, स्नायु में जान नहीं आएगी और जब तक हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एंजियोप्लास्टी इवन सक्सेसफुल होने के बाद भी हम सिर्फ खाली नली को खोल सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू बिगड़ गया उसकी वजह से रिस्क फिर भी हो जाता है। अब ये रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक के बाद हार्ट की जो दीवार खिंचाव की वजह से डैमेज हो जाती है, वो बहुत पतली पड़ जाती है, तो खिंचाव की वजह से वो कभी कभी फट सकती है और जब वो फटती है तो कार्डियक परफोरेशन हो जाता है, व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ये भले कार्डियक परफोरेशन का चांस 1 से 2% ही है, लेकिन ये जब भी होता है तो व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हार्ट के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो एरिया
पतला हो जाता है वो फट जाता है, तो हार्ट के बीच में छेद डेवलप हो जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को अगर जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो बचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बचते हैं। इसके अलावा धबकारा अनियमित होने की वजह से हार्ट बंद हो सकता है, हार्ट से कोई क्लॉट जा सकता है ब्रेन में। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट में देखे जाते हैं। हमने ऑलरेडी हार्ट अटैक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पर एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर ये कॉम्प्लिकेशन जो है एंजियोप्लास्टी कर देने से ये रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता, ये रिस्क कम ज़रूर हो जाएगा। जितना जल्दी आप करेंगे उतना टिश्यू कम डेड होगा, उतना रिस्क कम हो जाएगा, उतना हर तरह के कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। लेकिन ये कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं हो जाता। अटैक आने के बाद अगर आप एंजियोप्लास्टी करोगे तो थोड़ा रिस्क तो रह जाता है। हाँ, अटैक आने के पहले अगर आपने एंजियोप्लास्टी कर दिया और टिश्यू नहीं मरा तो फिर रिस्क काफ़ी कम होता है। फिर बस यही है कि स्टेंट में क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या स्टेंट से रिलेटेड जो दवाएं हैं उसके रिएक्शन से प्रॉब्लम, वैसा कुछ अगर हो तो जान जा सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो तो जान जा सकती है। पर ओवरऑल मोर्टेलिटी रिस्क बहुत कम होता है, 1% होता है। हार्ट अटैक आने के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं करो तो पेशेंट का मृत्यु दर 30-35% के आसपास होता है। बड़े और मैसिव हार्ट अटैक में 50% तक भी जा सकता है। ट्रीटमेंट करने के बाद अगर सिंपल हार्ट अटैक है तो 8 से 10% तक रिस्क आ जाता है। और अगर बड़ा या मैसिव हार्ट अटैक है तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी 30-40% तक भी रिस्क रह सकता है एंजियोप्लास्टी के बाद भी। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करो उतना ज़्यादा फायदा। पहले अगर 2-4 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जाए तो मृत्यु दर को आप 5% से कम में भी ला सकते हो। पर अगर 3 से 12 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो तो मृत्यु दर 5 से 10% होता है। और लेट होते जाता है तो एंजियोप्लास्टी से होने वाला बेनिफिट और कम हो जाता है, यानी मृत्यु दर 30% से या 40% से कम होकर जो 5% होना था उसके बदले 15 या 20% पर आकर रुक जाता है। ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि हाँ, ज़ीरो बेनिफिट होगा वैसा भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ फ़ायदा तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना जल्दी एंजियोप्लास्टी हो जाए तो होगा। ज़्यादातर ये एंजियोप्लास्टी सिर्फ स्टेंट रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग क्या है, उनको लगता है कि स्टेंट क्लॉट हो गया इसलिए पेशेंट मर गया। स्टेंट क्लॉट होने का चांस मैक्सिमम 1-2% ही है, और उसमें भी हर पेशेंट की मृत्यु हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें भी मृत्यु दर स्टेंट क्लॉट होने के बाद भी अगर बड़ा हार्ट अटैक भी आ जाता है तो 30-40% लोग की जान जा सकती है, वो भी मेन नली का स्टेंट हो, मैसिव हार्ट अटैक हो तो। पर अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट में मृत्यु दर उतना ज़्यादा नहीं होता, इवन स्टेंट क्लॉटिंग होने के बाद भी। हाँ, उतना कम भी नहीं होता, 40-50% मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, पर स्टेंट क्लॉटिंग का चांस ही 1-2% है। तो हर मोर्टेलिटी जो हो रही है वो सिर्फ स्टेंट रिलेटेड है ऐसा नहीं है। हम अगर 10% मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं और उसमें स्टेंट थ्रोम्बोसिस का चांस 1% है, चलिए हम मान भी लें कि हर आदमी जिसका स्टेंट क्लॉट हो गया वो सबकी सब भी मर जाए अगर, तो भी मृत्यु दर 1-2% ही होगा। यानी बचे खुचे जो 7-8% लोग मर रहे हैं, यानी कि स्टेंट क्लॉटिंग से 5 गुना ज़्यादा लोग जो मर रहे हैं वो दूसरे कारणों से मर रहे हैं। हार्ट फेलियर की वजह से मर रहे हैं, हार्ट फटने की वजह से मर रहे हैं, हार्ट की क्लॉटिंग की वजह से मर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मर रहे हैं, धबकारा अनियमित होने की वजह से मर रहे हैं, इन्फेक्शन की वजह से मर रहे हैं। तो इनके मरने का और भी कारण अलग हो सकते हैं। स्टेंट कर देना हमेशा गारंटी नहीं करता है कि आपका मृत्यु दर 0 हो जाएगा, उससे मृत्यु दर कम हो जाता है। पर हर मृत्यु उसके बाद जो होती है वो स्टेंट रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे और कारण भी होते हैं। हमने ऑलरेडी एक टॉपिक किया जिस पर हमने बात किया कि क्या सारी मृत्यु जो एंजियोप्लास्टी के बाद होती है वो स्टेंट रिलेटेड ही है। ऑब्वियसली इस डिस्कशन और उस डिस्कशन में काफ़ी सिमिलर बातें डिस्कस होंगी, पर एक ये अलग तरह से उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। मृत्यु दर कम है या ज़्यादा है, इसको डिटरमाइन करने में एक वायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने आपको कह रहा था कि जल्दी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, वो इसलिए है कि जितना टाइम होते जाता है उतना सेल्स मरते जाते हैं, यानी वो टिश्यू मर जाता है तो नॉन वायबल हो जाता है। जो नॉन वायबल टिश्यू है उसमें एंजियोप्लास्टी करने का उतना फ़ायदा नहीं होगा। जब तक टिश्यू वायबल है तब तक एंजियोप्लास्टी करने का फ़ायदा होगा। जब टिश्यू मर गया या डेड हो गया तो उसके बाद आप एंजियोप्लास्टी कर भी दे तो भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि गार्डन में पौधा जीवित हो तो पानी देने का मतलब है, मरे हुए पौधे में पानी देने का मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर टिश्यू ज़्यादा डेड हो चुका है, वायबल नहीं है, तो वैसे केस में प्लास्टिक कई बार लोग नहीं भी करते हैं, दवा पर ही चलने देते हैं, क्योंकि वैसे केसेस में स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, मृत्यु दर भी कई गुना बढ़ जाता है, और ट्रीटमेंट का भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एरिया बहुत ज़्यादा नॉन वायबल हो गया है, और वैसे केसेस में कंडीशन अगर थोड़ा ठीक हो तो आप बाद में प्लास्टिक कर सकते हो। लेकिन वैसे केसेस में ओवरऑल अगर पूरा आपको कॉन्फिडेंस है कि टिश्यू एरिया डेड हो चुका है, और एमआरआई में भी अगर कंफर्म हो चुका है कि टिश्यू एरिया पूरा डेड हो चुका है, तो फिर कई बार प्लास्टिक करने का उतना फ़ायदा नहीं होता। हालांकि प्लास्टिक करने से एटलीस्ट ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि वो नली फ्लो चालू हो जाता है,
तो बाकी नलियों को अगर कल को कोई अटैक आता है तो उनको कोलैटरल सप्लाई वो ज़रूर दे सकता है। चलो वो जो एरिया सप्लाई कर रही है वो डेड हो भी गया, लेकिन वो बाकी नलियों को थोड़ा कोलैटरल सप्लाई दे के उनको एटलीस्ट अटैक से बचा सकती है, उसके अटैक के दौरान मृत्यु दर को कम कर सकती है। तो इसको एक ओपन हार्टरी हाइपोथेसिस बोलते हैं कि जिसकी वजह से अगर खुली नली है तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी, लॉन्ग टर्म मृत्यु दर को कम करेगी, एज सच वो ज़ीरो नहीं करेगी मृत्यु दर को। अगर वो नली को बंद छोड़ देंगे तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा, नली को खोल देंगे तो मृत्यु दर थोड़ा कम हो जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि क्या एक डॉक्टर गारंटी कर सकता है सर्वाइवल। कई बार प्लास्टिक से पहले लोग बोलते हैं साहब आप गारंटी बोलो तो हम प्लास्टिक करवाएंगे, इतना लाख रुपए खर्चा करें तो आप गारंटी बोलो कि मर जाएगा तभी हम करेंगे। पैसा खर्चे में लगता है, ट्रीटमेंट में लगता है, दवाई गोली में लगता है, स्टेंटिंग में लगता है, लेकिन पैसा खर्च कर देने से अगर हर इंसान की जान बच जाती तो अमीर आदमी कोई मरता ही नहीं। जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो भी मरते हैं, उनको भी बीमारी होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी की वजह से मर जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी मर जाते हैं। शायद यही फ़र्क है इंसान और भगवान में कि भगवान के पास चमत्कार करने की ताकत होती है, इंसान के पास नहीं होती है। इंसान बचाने की कोशिश कर सकता है लेकिन वो गारंटी कभी नहीं कर सकता। किस्मत खराब हो तो कई बार सब कुछ करने के बाद भी मृत्यु हो सकती है। आपको हमेशा कोशिश करना है, कोशिश करने में ऑब्वियसली मटेरियल खर्चा होगा तो खर्चा लगेगा, लेकिन आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ये ब्लेम गेम होने की वजह से कई बार कई कार्डियोलॉजिस्ट टफ केसेस और डिफ़िकल्ट केसेस को लेने से ही फिर कतराने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे केसेस में काफ़ी कॉमनली जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रिलेटिव्स आप पर ब्लेम करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, डॉक्टर्स पर ब्लेम करते हैं, उनको बारे में 10 लोगों को बुरा बोलते हैं। उसकी वजह से डॉक्टर्स कई बार ख़राब केसेस को लेने से हेजिटेट करते हैं। जो केस पहले से उनको लगता है कि इसके बचने के चांसेस कम है, उनको वो सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं या दूसरे हॉस्पिटल भेज देते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ऐसे पेशेंट जो है वो शिफ्टिंग के दौरान ही मर जाते हैं, यानी रास्ते में ही मर जाते हैं। तो लोग मेडिकल लीगल इशू से भी बचना चाहते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट जब खराब होते हैं उसको डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, और जब वो पेशेंट मर जाता है तो पैसे कमाने की इच्छा में रिलेटिव्स कई बार झूठे केस कर देते हैं या फालतू के केस कर देते हैं कि डॉक्टर्स को अननेसेसरी परेशान करने के लिए या उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। कई ऐसे पेशेंट्स हमने रिलेटिव्स देखे हैं जो ब्लैकमेल भी करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, हमको 5-10 लाख दे दो, हमारा पेशेंट आपके यहाँ मर गया तो हमको कंपनसेशन दो। तो ऑब्वियसली डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट कर रहा है उसमें टाइम लगा रहा है, खर्चा लगा रहा है, मटेरियल लगा रहा है, उसके बाद वो आपको किस बात का कंपनसेशन दे। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको नहीं करवाना, आप कहीं और चले जाइए, आपको विश्वास नहीं है कहीं और चले जाइए। डॉक्टर ने जानबूझ के पेशेंट को तो नहीं मारा, डॉक्टर ने आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि जिसके लिए वो मार दिया और आपका मुंह बंद करने के लिए वो आपको कंपनसेशन दे रहा है। लोग कोर्ट को धमकी की तरह से यूज़ करते हैं कि हम आपको परेशान करेंगे, कोर्ट लेके जाएंगे तो आप हमको कंपनसेशन में पैसा दो, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो वैसे केसेस में फिर क्या है, डॉक्टर्स जहाँ पे भी रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं या उनको ऐसा लगता है कि रिलेटिव्स का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, वो परेशान कर सकते हैं, तो वैसे केसेस को डॉक्टर्स अपना हाथ साफ करके उनको टच भी नहीं करते हैं। वैसे केस को उनको अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उनको दूसरे हॉस्पिटल भेज देते हैं कि ये केस मैनेज नहीं हो पाएगा, या सिविल हॉस्पिटल ले जाओ या कुछ और ऐसा कर लो। तो वैसे केस में ज़्यादातर लोग शिफ्टिंग में मर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान पेशेंट का ही होता है, क्योंकि इस तरह के झूठे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट जीत कभी भी नहीं पाते हैं, अनलेस कोई डॉक्टर ने सच में कोई नेग्लिजेंस किया हो तो अलग बात है। पर अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोर्ट भी जानती है कि ये सारे झूठे केसेस ही होते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ भी जानती है कि 90% ऑफ द केसेस जो फाइल होते हैं वो रिजेक्ट ही होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ किए जाते हैं कि पैसा कमाया जा सके। फॉरेन कंट्री में भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि अपनी पॉपुलेशन में ही ऐसा होता है, फॉरेन कंट्री में भी ऐसा ही होता है कि पैसे कमाने के लिए लोग केस करते हैं ऐसा। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्टर्स ख़राब केसेस नहीं लेते हैं, ऐसे केसेस को भगा देते हैं और ऐसे केसेस में फिर अननेसेसरी मृत्यु होती है, वैसे केसेस की भी जो बचाए जा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ पेशेंट की कंडीशन खराब है वहाँ पर आपको डॉक्टर पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर बचाने का प्रयास कर सकता है, पर डॉक्टर की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि आपको वो मार ही डालेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं है तो पहले ही दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। पर आप जिस हॉस्पिटल में आए हो वहाँ पे आप ऑपरेशन करा रहे हो, फिर बाद में आप बोल रहे हो कि हमको ट्रस्ट नहीं, आपने मार डाला मेरे पेशेंट को, तो इसका कोई सेंस नहीं है। इसमें फिर अननेसेसरी मूड ही ख़राब होता है और अननेसेसरी फिर बाद में केओस ही क्रिएट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट इसमें ज़्यादातर जो झगड़ा करते हैं वो दूसरे एक ये भी कारण से करते हैं कि पेशेंट की डेथ होने के बाद पेशेंट या रिलेटिव्स कोई भी बिल पे करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी अननेसेसरी झगड़ा केओस करते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर की मार पिटाई कर दो, 2-4 शीशे तोड़ दो तो 1-1.5 लाख का जो बिल है वो पूरा माफ़ हो जाएगा। तो अभी काफ़ी कॉमन हो गया है कि पेशेंट जानबूझ के इसलिए लड़ाई करते हैं कि वो पैसा पे करना नहीं चाहते हैं। वो ऑब्वियसली डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, ये किया, तो मटेरियल का खर्चा डॉक्टर को कोई फ्री में थोड़ी मिलता है। तो डॉक्टर ने अगर ट्रीटमेंट किया है तो उस चीज़ का बिल तो होगा।
ऐसा कैसे कि पेशेंट की मोर्टालिटी हो जाएगी तो फ्री थोड़ी हो जाएगा। आप गाड़ी दुकान से लेके गए और बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो दुकानदार उसको फ्री थोड़ी कर देगा। ठीक है, आपको आपका इंश्योरेंस या जो है उससे पैसा मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर थोड़ी उसका पे करेगा या दुकान वाला थोड़ी पे करेगा आपका एक्सीडेंट हो गया तो वही चीज़ है कि डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है तो मत लेके आइए पेशेंट को। पर लेके आने के बाद फिर अननेसेसरी पैसे के चक्कर में या न्यूसेंस क्रिएट करने के चक्कर में, बिल बचाने के चक्कर में आप जो केओस क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेम प्रॉब्लम के लिए अगले 10 पेशेंट को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और वैसे ख़राब केसेस को वो टच नहीं करते हैं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक और चीज़ ये भी इशू आता है कि पेशेंट्स कई बार न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के साथ पेशेंट की कंडीशन को कोरिलेट करते हैं कि मेरा पेशेंट जब आया था तब तो बात कर रहा था, अभी ऑपरेशन के बाद क्या हो गया कि वो सडनली कोमा में चला गया या मर गया। तो देखिए, हार्ट की बीमारी और ब्रेन की बीमारियों में फ़र्क है। अगर किसी को ब्रेन की बीमारी होगा तो वो बात नहीं करेगा, कोमा में जाएगा या जो भी है। पर हार्ट की बीमारी है तो जब तक हार्ट चल रहा है, बीपी जब तक जीरो नहीं हो जाता, तब तक आदमी बात भी करता रहेगा, खाना भी खाता रहेगा, पहचानता भी रहेगा। लेकिन जब हार्ट बंद होगा तो 3 सेकंड के अंदर आदमी बेहोश हो जाता है और 2-4 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है। तो हार्ट का प्रॉब्लम ही यही है कि लास्ट मोमेंट तक भी आपको ऊपर से शक्ल देख के उतना नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ब्रेन का कंडीशन देख के आप ये नहीं जज कर सकते कि हार्ट की हालत कैसी है। कई लोग बोलते हैं कि साहब आप कैसे कह रहे हो, तो हार्ट फेलियर में पेशेंट तो बात भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, ये कैसे हार्ट फेलियर में हो सकता है? हार्ट फेलियर है तो कोमा में होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो कोमा में रहेगा, या हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो वो वेंटिलेटर पर ही रहेगा। हाँ, चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट के कोमा में जाने के, चांसेस होते हैं पेशेंट के वेंटिलेटर पर जाने के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। और आप ब्रेन का स्टेटस को देख के जज नहीं कर सकते कि पेशेंट का हार्ट भी ठीक चल रहा है। तो ब्रेन के हिसाब से आप पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन को आपको जज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और ये भी मैंने ट्रेंड देखा है कि लोग कई बार एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए भी पेशेंट्स को ब्लेम करते हैं। यानी कि पेशेंट को अगर कोई दवा दिया, उसका रिएक्शन भी अगर हो गया तो भी उसके लिए वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि साहब ज़्यादा डोज दे दिया होगा इसलिए मर गया मेरा पेशेंट, या दवा का रिएक्शन हो गया, आपको देख के दवा देना चाहिए था, गर्म पड़ गई दवा। डॉक्टर्स यूजली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसी हिसाब से दवा देते हैं। उनकी आपसे पेशेंट से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि बाकी पेशेंट को 2 ml देते हैं और आपको 10 ml देंगे, या बाकी को 10 ml देते हैं आपको 2 ml देंगे। वैसा तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो जो स्टैंडर्ड डोज है उसी हिसाब से आपके पेशेंट को देगा। तो उसमें होने के बाद अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसका डॉक्टर कुछ खास नहीं कर सकता। और उसके लिए अननेसेसरी आप ब्लेम गेम करते हैं तो फिर अगली बार डॉक्टर्स भी, सबकी अपनी फैमिली होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, सबका अपना पर्सनल वो रहता है। तो उसमें आप अगर अननेसेसरी वैसा केओस क्रिएट करते हैं तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स का भी मूड खराब हो जाता है। और उसके बाद वो डॉक्टर्स की आदत में आ जाता है कि डॉक्टर्स फिर सब चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं। पेशेंट जो कई बार कहते हैं कि आप में मानवता मर गई है, आप पैसे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, पेशेंट्स कई बार इतने बुरे तरह से और इतने बार बार ऐसा बिहेव करते हैं कि आपके अंदर का वो सिंपैथी फैक्टर खत्म हो जाता है। जब पेशेंट हर बार पैसा बचाने के लिए झगड़ा करेंगे और पेशेंट हर बार कोर्ट की धमकी देंगे तो उसके बाद अगला कोई भी पेशेंट आएगा तो डॉक्टर वैसे ही बोलेगा कि यार आपको करवाना है तो कराओ, नहीं तो ले जाओ, या आप साइन करके दो सबकी चीज़ कि आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे तो हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। क्योंकि पिछले 10 पेशेंट ऐसा कर चुके हैं तो 11वें पेशेंट पर वो क्यों ट्रस्ट करेगा डॉक्टर? वो भी इंसान है। डॉक्टर और भगवान में जब पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, और जब पेशेंट बिगड़ जाती है हालत तो उसी को जानवर मान के मारने लगते हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है और इसको आई थिंक पूरी तरह से गलत है। और जितना आप करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स उतने खराब होंगे और लॉन्ग टर्म्स उतना सबको ही भुगतना पड़ेगा, डॉक्टर्स को भी भुगतना पड़ेगा और पेशेंट्स को भी। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, बट डेफिनेटली ये मोर्टेलिटी के केसेस में यूजुअली ऐसे कोई जानबूझ के आपके पेशेंट को मार देता है, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट अटैक से रिलेटेड मोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की कि हर मोर्टेलिटी जो हार्ट अटैक की बात हो रही है वो स्टेंट रिलेटेड ही नहीं है। वो एंजियोप्लास्टी हो जाना वो सर्वाइवल को गारंटी नहीं करता है, वो रिस्क को कम करता है, जीरो नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए।